आयुर्वेद और आपकी हमारी जीवन शैली को लेकर ये स्पेशल शो, जहाँ पे आज हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, मैं वैद्य हर्ष सहगल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मिस्टर काव्या, थैंक यू फॉर द इनविटेशन, थैंक यू जी। सो मच। और ये पूरा प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं निदेशालय उत्तराखंड। तो चलिए वैद्य हर्ष जी से बात करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा 93 में जब आयुर्वेद में आपने एंट्री ली, आज तो ये बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, उस वक्त पे शायद उतने लोग नहीं होंगे। आपका आना कैसे हुआ? देखिए, जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो इट्स एन आउटकम ऑफ फेलियर्स। जी। तो कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ आपकी अपनी जिद होती है। मुझे आयुर्वेद में जाना नहीं था, मुझे फौज में जाना था। अच्छा। तो माँ ने समझाया कि भी तूने देश की सेवा करनी है, बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर बन के भी कर सकते हो। अभी तब तक ये डिसाइड नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आई मीन 10th तक तो यही था कि फौज में जाना है। बट देन 11th-12th हुआ और CPMT में वो रिजल्ट्स नहीं मिले मुझे जो जिसके लिए मुझे जाना था। जी। अब इंटरेस्ट था नहीं और ऊपर से ये फेलियर देखने को मिला, तो फिर एक जिद ठान ली कि भी अब कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, जीवन में कुछ बढ़िया करना है। और आयुर्वेद सामने था, तो बस उसे लपका और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। थे चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट इट्स ओके। आई मीन इट वाज ऑल पास्ट। शुरुआत में सभी को होते हैं जब दिक्कतें आती हैं। राइट। तो बात करें आज के टाइम में, मॉडर्न साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। जिन बीमारियों के बारे में कभी सोचते थे कि लाइलाज है या वो भी सारी की सारी क्योर हो जा रही हैं, वहाँ पे इस वक्त पे आयुर्वेद आपको क्या लगता है कहाँ स्टैंड करता है? इसको समझना होगा कि वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर। जी। हम लोग प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति से बाहर नहीं हैं हम। जी। और जैसे जैसे हमारी समझ फिजियोलॉजी के लेवल पर, फार्माकोलॉजी के लेवल पर, या दूसरे जो कि हेल्थ के जितने भी एरियाज़ हैं, मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जा रही है, तो हमारी जो वननेस है नेचर से, जो हम लोग एक ही हैं, प्रकृति और पुरुष, है ना। तो जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर हम लोग आयुर्वेद की तरफ, आयुर्वेद के बगैर जीवन संभव ही नहीं है। हम सब, आपकी जो टीम है, सब लोग आयुर्वेद से ही चल रहे हैं, जाने अनजाने में प्रकृति के साथ ही चल रहे हैं। कुछ लोग उसे जानते हैं। मेरे और आप में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैं उस साइंस को जानता हूँ और आप उसे फॉलो कर रहे हैं, जाने अनजाने में ही फॉलो कर रहे हैं। मैं उसके वेरिएबल्स को जानता हूँ, इतनी सी बात है। तो आयुर्वेद हमेशा कंटेम्प्रेरी रहा है, हमेशा से, जैसे उतना ही नया है जितना आज का दिन नया है। बात करें, बहुत बार ये भी बात आती है कि आयुर्वेद में जो इलाज हैं, दो तरह की चीज़ें। एक की प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, समय ज़्यादा ले लेता है, और खाने पीने को लेके बड़ी रोक टोक हो जाती है। देखिए, इसमें दो सवाल हैं, खाने पीने का रोक टोक की बात है और स्लो प्रोसेस, दोनों मिथ हैं। जी। स्लो इसलिए नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्नोसिस, बीमारी है क्या। अभी अगर कोई वायरल या डेंगू का केस है, तो जितनी देर एलोपैथी में ठीक होगा, उससे कम टाइम में आयुर्वेद में ठीक होता है। अच्छा। बशर्ते वो किस टाइम पे आ रहा है हमारे पास, प्रोग्नोसिस क्या है, एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स क्या हैं, कोमॉर्बिडिटीज क्या हैं। खाने पीने की बात है तो ऑफ कोर्स, मेरा डायबिटीज़, अगर मुझे डायबिटीज़ है मान लीजिए, और मैं जो है रसगुल्ले खा रहा हूँ, मिठाइयाँ खा रहा हूँ, तो ये तो मुझे परहेज करना ही होगा ना। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो हम लोग अपने पेशेंट्स को कई बार कहते हैं कि आपका बच्चा जितना इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, जब तक वो पढ़ेगा नहीं, तब तक वो कैसे नंबर ला पाएगा। आप, और ये बात समझनी होगी, क्योंकि अब डायबिटीज़ की बात करें, बहुत बड़ा बर्डन है हिंदुस्तान पर, पूरी दुनिया में, या हार्ट डिजीज़ हैं या कैंसर हैं। हम जब तक अपने खान पीन को नहीं समझेंगे, अपने उसको नहीं मानेंगे, नेचर के रूल्स को नहीं मानेंगे, तो कोई चिकित्सा, कोई कैसी भी चिकित्सा व्यवस्था कर लें, जितना मर्जी डेवलपमेंट आप कर लीजिए साइंस में, काम नहीं करेगी। क्योंकि अंततः दवाइयाँ तो ही ना खाएंगे आप, आपने खाना तो खाना ही खाना है ना। लेकिन अगर उस खाने में प्रिजर्वेटिव्स हैं, पैक्ड फूड है, प्रिजर्व्ड फूड है, सिंथेटिक है, मोमोज हैं, या फॉर एग्जांपल अपने ही देसी स्नैक्स हैं, समोसा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी हो गया वंस इन अ वाइल, बॉडी उसे एडजस्ट कर लेती है। बट अगर वो आपका लाइफस्टाइल बना हुआ है कि डेली हम चल रहे हैं, डेली हम कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, तो कहाँ से बनेगी बात, नहीं बनेगी बात। तो वो लोग अब समझ रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस, एजुकेशन हमारी बढ़ रही है, तो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि
हमें ज़रूरत है। अब बोलते हैं पेशेंट इफेक्टिवली आकर के बोलते हैं, सर आप बताएं कि हमें परहेज क्या करना है। जी। तो मैं उनसे इतना कि भाई सिंपल साधारण घर का खाना खाइए, वो खाना खाइए जो काल के अनुसार हो और जो आप उसे हजम कर सकें आराम से। गवर्नमेंट के लेवल पे, बिकॉज आप जैसे लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको इतने समय से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव्स कैसे लिए जा रहे हैं? बेहतरीन, आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। एंड जो 2014 के बाद हमारी मिनिस्ट्री खुली है, तो पूरी पूरी मिनिस्ट्री है हमारे पास, इंडिपेंडेंट सब कुछ पूरा हमारे पास, CCRS है हमारे पास, इतना बढ़िया। और जो टीम ऊपर बैठी हुई है, हम जानते हैं पर्सनली लोगों को, दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव। और जिस लेवल के इनिशिएटिव्स जो हैं स्टेट लेवल पर हो रहे हैं या सेंटर के लेवल पर हो रहे हैं, दे आर वाओ, बहुत बढ़िया। पहले इतनी बातें नहीं होती थी, आज हम आयुर्वेद के ऊपर, आयुर्वेद इज अ हॉट टॉपिक एट द मोमेंट। तो इसमें जो है सरकार का, देखिए सरकार एक इकोलॉजी प्रोवाइड करती है, तो वो इकोलॉजी हम सबके सामने है, इट इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अब हमारे ऊपर है, हमारे लोगों के ऊपर है कि वो उस सरकार के जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं ग्रोथ के लिए, उसके ऊपर हम जाकर के कैसे कैसे काम करते हैं। तो आयुष के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बी इट फ्रॉम द स्टेट, बी इट फ्रॉम द सेंटर, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो सरकार तो अपने लेवल पर, उन्होंने तो अपनी इकोलॉजी हमें दे दी है, हम उसे कैसे यूज़ करते हैं और आम जनता उसे कैसे यूज़ करती है, अब वो हमारे ऊपर है। लोग आयुर्वेद की बात हो रही थी, ये नाम और इसके पीछे क्या, इसको कैसे आप बताना चाहेंगे? दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो त्रिलोक अपने आप में ही शिव का सिनोनिम है, और हम लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो शरीर क्रिया विज्ञान हमारे उसमें आयुर्वेद में आता है। तो त्रिगुणात्मकता की बात होती है और त्रिदोषात्मकता की बात होती है। तो शारीरिक लेवल पर त्रिदोष और मानसिक लेवल पर त्रिगुण। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिल करके त्रिलोक और शिव और सब कुछ उसके इर्द गिर्द है। तो एक तो इसका ये एस्पेक्ट है, एक थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट है। मेरे दादाजी का नाम जो है वो त्रिलोक चंद था। अच्छा जी। और पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के आए हैं हम लोग पार्टीशन के टाइम पे। वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, जैसा हमारे फादर और फोर फादर्स बताते थे। और वो चाहते थे कि डॉक्टर बने घर में कोई। तो दोनों बातें। तो यहाँ पर आकर के फिर त्रिलोक आयुर्वेदा की स्थापना। जी। अगर बात करूं कि अल्जाइमर को लेके आपको बहुत इनिशियल लेवल पे ही सफलता मिल गई थी, वो कैसे हुआ? दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअल में मेरा फ्रेश ग्रेजुएशन बाहर निकली थी, एंड आई वाज, इट इज़ लाइक कि जैसे आई एम अ वैद्य बाय चॉइस। जी। मुझे वैद्य बनना था, तो जैसे कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा अंदर एक कट्टरता सी आ जाती है कि मुझे यही काम करना है और ऐसा अच्छे तरीके से करना है। जी। और फिर ईश्वरीय सत्ता होती है, वो अपने आप में कुछ मौके भी देती है। हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरी प्रैक्टिस के अभी 6-7 महीने ही हुए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा फुल पेज का आर्टिकल आया, लाइफ इन ट्वाइलाइट जोन। तो उसमें एलोपैथी के बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका आर्टिकल था, और उसमें अल्जाइमर्स पूरा विस्तार से लिखा गया था कि भाई ओके, इसमें इलाज नहीं है, संभावनाएं नहीं है, और मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। जब वहाँ पर ये वर्ड लिखा गया कि मेडिकल साइंस में कोई इसका इलाज नहीं है, तो मैंने उनसे उस टाइम पे पत्राचार हुआ करते थे, तब ईमेल नए नए शुरू हुए थे, तो मैंने लेटर लिखा और उनसे कहा कि मेडिकल साइंस सर, आप आयुर्वेद को भूल गए। तो आयुर्वेद इज ऑल्सो मेडिकल साइंस, तो उसमें संभावनाएं हैं। तो उन्होंने कहा भाई ओके, अगर आपको लगता है संभावना है तो हमारी एक प्रेजेंटेशन है, आप आएँ अपना प्रेजेंटेशन दें। तो फिर प्रेजेंटेशन दिया तो उसमें बहुत बड़ा इवेंट था वो, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, और टॉप न्यूरोलॉजिस्ट, टॉप न्यूरोफिजिशियंस एम्स के, RML के वहाँ पर थे। उनके सामने एक छोटा सा यंग ग्रेजुएट 25 साल की उम्र में अल्जाइमर्स के ऊपर उसने अपनी बात रखी, और वहाँ कुछ केयर गिवर्स भी थे जी। तो उसमें से कुछ पेशेंट्स थे जो एंड स्टेज के थे, वो हमने ठीक किए। जब वो ठीक किए तो वो न्यूज़ बनी, तो उसके बाद फिर वो ठीक हुए, और बहुत आराम से ठीक हुए। अब देखिए, जैसे आपका सवाल था कि भाई नई नई बीमारियां हैं, और आयुर्वेद जो है इतना पुराना है जी, तो इसी पुरानी साइंस ने ही अल्जाइमर्स को डिकोड किया, और बड़े आराम से पेशेंट ठीक हो रहे हैं, बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो रहे हैं, बहुत सेफ, इफेक्टिव है। बुढ़ापा आपका बड़े आराम से निकलता है, रिजुविनेटिव हर्ब्स हैं सारी की सारी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये
बिकॉज वो आयुर्वेद को लेके को लोगों के दिमाग में शायद वो हो गया है कि भाई नई पीढ़ी नई बीमारियां उससे सही नहीं होती हैं, ये तो बुढ़े बाढ़े जो हैं उन्हीं के काम की है। देखिए ये दिक्कतें मेरे सामने कभी आई नहीं जी। पर्सनली, हाँ। क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने कहा ना कि जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ेगी ना, जी हमारा अवेयरनेस का स्तर बढ़ेगा। बिल्कुल। अवेयरनेस का स्तर बढ़ेगा तो शायद मेरे साथ ये चैलेंज नहीं आया, इसलिए हम्म, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है हिंदुस्तान के जो क्रीम थी हाईली एजुकेटेड, उसके अंदर ही मेरे करियर की शुरुआत हुई। तो आज भी हम उसी क्रीम में हैं, तो हमें मतलब ये सवाल हमारे सामने आया नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे और ये हुआ भी है पोस्ट कोविड, बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में आया कि नहीं, आयुर्वेद एक बहुत ही बेहतरीन साइंस है और उतनी ही कंटेम्प्रेरी है, उतनी ही नहीं है जितनी आज की साइंस है। करेक्ट। जी। लीवर को लेके पहले तो बहुत इक्का दुक्का लोग मिलते थे, अब तो वो आम सी बात हो गई है। लीवर और उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जो हैं, उसको लेके आयुर्वेद के पास क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या कहता है आयुर्वेद? देखिए जब हम हेपेटोलॉजिस्ट, जो टॉप हेपेटोलॉजिस्ट हैं, उनकी जब हम उनके प्रेजेंटेशंस को हम देखते हैं तो ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, ग्रेड 3 फैटी लीवर, ग्रेड 3 के बाद फाइब्रोसिस शुरू हुआ, फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस हुआ, फिर उसके बाद कैंसर हुआ। तो ग्रेड 2 1 2 तक तो बात बन जाती है, रिवर्सल हो जाता है, फिर उसके बाद से रिवर्सल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर ना डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और राइट मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। राइट मेडिसिन का मतलब क्या है? इंडिविजुअलाइज प्रिसिशन मेडिसिन की हम बात करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अलग है। अब कोई एक छोटा बच्चा है, अभी हमारे पास केसेस आते हैं कि भाई 5 साल हो गए, 10 साल हो गए डायबिटीज़ को, और उसके बाद लीवर सिरोसिस हो गया या CLD हो गया। इसका जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन होगा वो बिल्कुल अलग होगा। और एक बच्चा जो 20 साल में ही हमारे पास आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा था, नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा था, छोटी सी एज में ही अल्कोहल शुरू हो गया। लेडीज़ आती हैं, अब लेडीज़ तो कुछ नहीं कर रही हैं, 50 साल की लेडी है, 55 साल की लेडी है, वो तो अपना सिंपल साधारण खाना खा रहे हैं, उन्होंने अल्कोहल नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, तब भी हो रहा है उन्हें लीवर सिरोसिस हो रहा है। क्यों लीवर सिरोसिस हो रहा है? कि चाय के साथ पकौड़े ले रहे हैं, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एपेटाइट पूरा नहीं है। तो यहाँ पर आकर के ये समझना होगा कि आयुर्वेद जो है ना, डिजीज को एक स्तर पर नहीं देखता। डिजीज एक आउटकम है जी। ऑफ सर्टेन फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो वो फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस को हमने कैसे ठीक करना है? तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है फिजियोलॉजी का। जब हम कहते हैं कि भी डिजीज कैसे मैनिफेस्ट हुई, तो संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति भेद। वेस्टर्न साइंस जो है वो स्थान संशय से शुरू होता है। स्थान संशय तो जब आपकी डिजीज मैनिफेस्ट हो जाती है। हम लोग 3 सीढ़ियां नीचे गए हैं कि संचय कहाँ से शुरू हुआ। इकट्ठी जो जो जिसे कहते हैं ना, आपने इतना बढ़िया बेहतरीन स्टूडियो बनाया है, तो कभी आपने इसके बारे में थॉट डाला होगा, एक एक स्टेप लिया होगा, छोटे छोटे स्टेप्स लिए होंगे, तब जाकर के वो संचित होते होते फिर संचय, प्रसर, इस तरह से उसका एक पैथोजेनेसिस है। तो पैथोजेनेसिस है, उसको समझना बहुत जरूरी है, और अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो देयर आर हर्ब्स, देयर आर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, आज से नहीं है, सैकड़ों साल से हैं। हम उसे ढंग से उसे यूज कर पा रहे हैं, पेशेंट रिजल्ट दे रहे हैं, इतनी सी बात है। हर्ब्स की आपने बात करी, उत्तराखंड जैसा जो स्टेट है वो हमेशा से उनको प्रोड्यूस करते आया है, और मेरे ख्याल से वो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है, संजीवनी एक तरह से, लेकिन हमने उसकी उतनी ज़्यादा कद्र नहीं करी। जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं आयुर्वेद को लेके स्पेशली, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे हम जो हमें मिला है उसको और बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें सरकार के लेवल पर जाना होगा कि अपने फॉरेस्ट को, जंगलों को बचाएं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी आपकी जितनी अच्छी जो है बची रहेगी, उतना ज़्यादा आपकी इकोलॉजी, आप और हम इसी के ऊपर जी रहे हैं और फल फूल रहे हैं। जो यंग जनरेशन है उनको ये समझना होगा कि भाई छोटे छोटे प्लांट्स अपने आसपास बोएं, अपने आसपास ही लगाएं। तुलसा इतने काम करती है, कुछ नहीं करना है। एक छोटे से गमले में हल्दी लगा लें, छोटे से गमले में अश्वगंधा लगती है, छोटे से गमले में कालमेघ लगता है। ठीक है, 12 महीने आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन हर्ब्स हैं ये, तो उसे यूज़ करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। और इनके जो सिंगल ड्रग जो कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ इस तरह से हैं कि ठीक है, आप एक्सपर्ट के पास नहीं गए, लेकिन अगर आपके डे टू डे लाइफ में ही वो चीज़ इनकॉर्पोरेटेड है, तो आप बहुत सारी चीज़ों से तो वैसे ही बचे रह सकते हैं। अगर बात करें लाइफस्टाइल की, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या ऐसी हो सकती है कि जिससे लोग इन बीमारियों से जो है थोड़ा सा दूर रहें? इसमें जो है दिनचर्या और ऋतुचर्या का जो है बिल्कुल विस्तार से वर्णन है आयुर्वेद में। और कई बार मुझे लगता है कि
एजुकेशन के लेवल पर, जैसे हम लोग बीएमएस पढ़ने जाते जी। हैं तो हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, वेस्टर्न साइंस की पूरा, फिर फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एलोपैथी के। तो कम से कम बेसिक लेवल पर एलोपैथी हो या कुछ भी हो, जितने भी बी इट एमबीबीएस और बी इट बीडीएस और होम्योपैथी वटेवर, तो जितने भी एलाइड साइंसेज हैं, जो भी मेडिकल साइंस हैं, उसमें हमें कम से कम सूत्र स्थान, जो चरक का जो सूत्र स्थान है, उसको हमें पढ़ाना चाहिए, ताकि एज अ फिजिशियन हम ये जान सकें कि दिनचर्या और ऋतुचर्या है क्या और उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह से पड़ता है। तो अभी जैसे अब बारिश का मौसम अब शुरू होने जा रहा है, एंड उससे कोरिलेटेड फूड भी है, कोरिलेटेड फूड है, फूड भी उससे रिलेटेड है। तो अब आप बारिश अब शुरू हो रही है, सावन आने वाला है, सावन के बाद उसके बाद भादो है, तो हमें पता है कि भाई पित्त का संचय काल है और उसके बाद पित्त का प्रकोप काल है। तो पित्त का संचय काल, अब देखिए आप सावन में लोग नॉनवेज नहीं लेते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, क्या कारण है? क्योंकि वहां पर पित्त का संचय काल है। ठीक है, तो हमने उसको अपने रिलीजियस बातें हैं उनके साथ जोड़ा, लेकिन वो सब साइंटिफिक हैं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक हैं। तो खान पीन को अगर हम मौसम के साथ, मौसम के अनुरूप लेंगे, और अब जब सुबह उठें तो कहा गया है ब्रह्मचर्य, जो आपका ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह उठिए, सुबह सनराइज से पहले उठें। सभी ज्ञानियों ने एक ही बात कही, और सनसेट के, ठीक है, सनसेट के आसपास आप नहीं, लेकिन हो क्या रहा है, क्या लेट नाइट पार्टीज हो रही हैं, वो उठ रहे हैं बच्चे 10 बजे उठ रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे फैटी लीवर हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, डिजेनरेटिव डिस्क डिसऑर्डर्स हैं, जो कि एक एज के साथ होते थे, बट ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल की वजह से हैं, और इसको करेक्ट किए बगैर बात नहीं बनेगी। तो पेरेंट्स को, समाज को, सबको ये बात समझना होगा कि अपना उठना बैठना, खाना पीना, सिर्फ इतना सा डिसिप्लिन में ले आए। टाइम पे खा लें, जो सीजन के हिसाब से है। जो आप जब सब्जी लेने जाएं या दालें लेने जाएं, तो आप सब्जी लेने जाएं तो आप जो सीजन की जो है वो सबसे सस्ती होती है, सबसे सस्ती सब्जी लेकर के आएं और उस सीजन की उस सब्जी को खाएं। और जो हमारे पास ट्रेडिशनल जो नॉलेज है कि हमें गर्मी के मौसम में हमने ये करना है, ये नहीं करना, बरसात के मौसम में ये करना है, ये नहीं करना, सर्दियां आ गई हैं तो अब ये करना है, ये नहीं करना, तो जो तिल गुड़ का जो सर्दियों में है वो हम गर्मियों में नहीं कर सकते, और जो गर्मियों में जो फलाहार या तरबूज खरबूज जो होता है वो हम सर्दियों में नहीं खा सकते। अभी हमें 12 महीने फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो ठीक है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर। तो गो सीजनल, एज सिंपल एज दैट। गो सीजनल, गो लोकल, गो लोकल, यस, जो लोकली प्रोड्यूस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब वो किसी ने बोल दिया जी ये फलाने देश का फल है, वो उल्टे उल्टे टाइम पे खिला रहे हैं, जी, है ना? तो उससे बचना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा अभी एक और समस्या जो सबसे ज्यादा कई लोग उसको कोविड से जोड़ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि क्योंकि जी ये सब लोगों को जो है डोज लगी थी और ये सब, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? हार्ट को लेके जो प्रॉब्लम हो रही है, फेलियर हो रहे हैं एक तरह से, यंग एज में कई लोग उनकी लाइफ ख़त्म हो जा रही है, कोई डांस करता करता हो जा रहा है, कोई बैठा है कहीं पे, कोई चलते चलते, कोई कह रहा है कि जी सोए थे सुबह उठे नहीं, और बहुत कम उम्र में ये क्यों हो रहा है, क्या लगता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पोस्ट कोविड इसके इंसिडेंसेस बढ़े हैं जी, बी इट फ्रॉम द कोविड और फ्रॉम द ट्रीटमेंट और फ्रॉम द वैक्सीनेशन और व्हाटएवर। अब इसके ऊपर स्टडीज़ हों, रिसर्चेज हों, तो वो रिसर्चेज भी हो रखी हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, तो हमारे पास वो इंडिकेशंस हैं कि यस ये हुआ। लेकिन इसको प्रिवेंशन किया जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। तो अगेन वही बात आ जाती है आयुर्वेद जीवन शैली। लेकिन अगर जिनका हार्ट फेलियर हो चुका है और उनके पास उनका पंपिंग जो है वो DCMP एक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, तो डायलेशन इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 30 से नीचे हो चुका है तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हार्ट फेलियर की तरफ जाने शुरू हो जाता है, और डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर होता है विच इज़ इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल एज पर एलोपैथी, तो उन्हें एकदम से तुरंत आयुर्वेद में आना चाहिए। द मोमेंट दे नो कि भाई हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 30 से नीचे जा रहा है, तो वहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करनी चाहिए, आयुर्वेद की जीवन शैली अपनानी चाहिए। और रीजंस बहुत सारे हैं, पोस्ट MI भी होता है, हार्ट अटैक के बाद होता है, ऑटोइम्यून रीजंस होते हैं, वायरल रीजंस होते हैं, जेनेटिक रीजंस होते हैं, तो हेट्रोजेनस इटियोलॉजी है। इसमें कोविड जो है वो उसका भी एक रोल रहा है, और यस इसमें अनडाउटेडली कि इसका इम्पैक्ट हमारे हार्ट पे पड़ा है। इस जो महामारी हुई इसका इनवेरिएबली हम सबके हेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक किया जा सकता है। तो फ्यूचर की बात करें आयुर्वेद को लेके, आप क्या सोचते हैं?
बहुत बढ़िया फ्यूचर है, बहुत बढ़िया है, हमेशा रहेगा। सी आयुर्वेद हमारा जीवन शैली है जी। एलोपैथी की मुझे जरूरत जो है साल में फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल खानी है 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन हल्दी तो आप रोज खा रहे हैं, तीनों टाइम खा रहे हैं, तीनों टाइम खा रहे हैं, तो आयुर्वेद से आप कैसे आप बाहर हो सकते हैं? आयुर्वेद तो आप जाने अनजाने में आप डे इन डे आउट बिना आयुर्वेद के चल ही नहीं रहे हैं। आप जिम जाते हैं तो वो आपको जिम इंस्ट्रक्टर बताता है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट। कहाँ से आया ये? योगा से आया। कब आपने एक्सटेंशन में जा रहे हैं तो आपने उसे, है ना, और जब आप रिफ्लेक्स कर रहे हैं तब आपने सांस छोड़नी है, सारी मील लेने हैं, कब किस टाइम हाँ, क्या कब खाना लेनी है। है, कैसे खाना है। तो इट इज ऑल आयुर्वेदा, इट विल रिमेन कंटेम्प्रेरी, इट विल ऑलवेज रिमेन कंटेम्प्रेरी। ये उतना ही नया है जितना आज का दिन नया है, और ये ऐसे ही रहेगा, कहीं नहीं बदलने वाला। इस प्रकृति के अंडर में हम लोग जी रहे हैं, इसी में रहने वाले हैं, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। जो हमारे नए BMS ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो आयुर्वेद में अपार संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं, पूरा विश्व इसकी तरफ देख रहा है। तो हमें उतना कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है कि जहाँ पर हम लोग उस समाज को कैटर कर सके ढंग से, जो हमारी तरफ देख रहा है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और रोज़ सुबह शाम हमारे पास रील्स आ जाती हैं। कोई कहता है काली चाय पियो, कोई कहता है लाल चाय पियो, कोई कहता है नीली वाली पियो, कोई कहता है फूल की चाय पियो, कोई कहता है दूध वाली ठीक है, कोई कहता है नहीं दूध वाली सही नहीं। ये चाय का क्या चक्कर है? देश तो चाय पे चलता है। देखिए, अब ये आधे मिनट की रील्स हैं, 1 मिनट की रील्स हैं अब इसमें, और एक आपने 10 साल की पढ़ाई करी है और फिर आपने 25 साल आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपर्टीज जी। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड कि चलो ऊपर का जो है दादी नानी का कुछ भी कर दिया। तो डिपेंड करता है कि आप ग्रहण क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो आपको एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, और अगर वो छोटे मोटे नुस्खे अगर आपके काम आ रहे हैं तो यू सी, आई मीन विद इन नो टाइम पता चल जाता है कि काली चाय एसिडिक है या नहीं है। पर वो पता किनको चलता है? जो योगा कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो अपनी बॉडी के साथ एक्टिवली ऑक्यूपाइड हैं। नो, आप जिम कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, ध्यान प्राणायाम कर रहे हैं, आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने नॉनवेज खाया तो ठीक है भाई, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। क्या उसे खा करके सुबह आप योगा ध्यान कर पाए या सुबह एक्सरसाइज कर पाए? कहीं और ज्यादा आलस आ गया हो, है ना। और अगर एनर्जी लेवल्स लो हैं तो इसका मतलब व्हाटएवर यू डिड लास्ट नाइट वाज नॉट एप्रोप्रिएट, वाज नॉट गुड। इतनी सी बात है। तो अपनी बॉडी की सुननी है, बॉडी की सुननी है, पर सुनने के लिए फिर आपको ध्यान और एक्सरसाइज अपने साथ एंगेज करना पड़ेगा आपको। राइट। थैंक यू, बड़ी अच्छी बातचीत रही आपके साथ, और मुझे लगता है हमारे देखने सुनने वालों को मजा आया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर काव्य, थैंक यू।